चलिए बच्चों, क्लास 9 का चैप्टर पढ़ा रहे थे हम, ठीक है ना। तो छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको बताना है। ठीक, तो पहले समझते हैं कि हमारा भौतिक परिवर्तन होता क्या है। उसके पहले एक बात बता दूं कि इसका जो पहला पार्ट 1 है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग जा करके पहली क्लास भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन भाई वही होता है, पदार्थों की अवस्था परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब पदार्थ वही रहेगा, केवल उसकी क्या बदलती है, अवस्थाएं चेंज हो जाती हैं। जैसे बात करते हैं हम, लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि अवस्था चेंज हो, केवल क्या चेंज हो भैया, अवस्था बदल जाए, अवस्था बदल जाए, लेकिन पदार्थ वही रहता है, लेकिन पदार्थ आपका वही रहेगा भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जल, क्या ले लेते हैं भाई, जल। हम लेते हैं जल, जल किस अवस्था में है भाई, द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। अगर इसमें परिवर्तन करते हैं या इसको जब हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर कम, तापमान कम करते हैं, तो ये बन जाता है ठोस। किसमें बन जाता है, यह ठोस बन जाता है, ये बर्फ बन जाता है। और बर्फ क्या चीज़ है भाई आपका, ये ठोस है, क्या है, ठोस। और इसी जल को जब हम ज़्यादा तापमान कर देते हैं तो ये भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है, वाष्प, जो किस में बदल जाता है, ये गैस में बदल जाता है भाई। किस में बदल जाता है, गैस में। कहने का मतलब आपका पदार्थ एक ही था, पदार्थ जल ही था, लेकिन इसकी अवस्थाएं बार बार चेंज होती रही। ये जल था, साधारण रूप में जल था, जब इसका हम तापमान कम किए ये बर्फ बन गया। क्या बन गया, बर्फ, यानी कि ठोस अवस्था में बन गया भाई, ठीक है ना। और इसी जल को जब हम अधिक ताप पे गर्म कर देते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो भाप बनकर उड़ जाता है, यानी कि गैस बन जाता है। इसको लिखेंगे कैसे भाई, हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो ठोस था बदला किसमें, द्रव में बदला, और फिर द्रव के बाद गैस में बदल गया, ठीक है ना। पहले बर्फ था हमारा, उसके बाद हमारा जल बना, और उसके बाद फिर ये वाष्प बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। आई थिंक भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया खूब अच्छे से। कहने का मतलब सिर्फ इतना सिंपल सी बात है कि हमारा पदार्थ वही रहे, लेकिन उसकी अवस्था, उसका तापमान कम या ज़्यादा करने पर बदल जाए, ठीक है ना। उसमें अभिक्रिया करने पर कुछ ना कुछ वो तापमान उसका या फिर उसकी अवस्था बदल जाती है, वो ये हमारा भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन कहता है कि जब मेरे साथ अभिक्रिया करोगे तो मैं एक नया चीज़ बना दूंगा, मेरे साथ कोई अभिक्रिया होगी तो मैं एक नया चीज़ बना दूंगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें लिखा है परिभाषा कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं, सपोज दैट हम कागज को जलाते हैं। क्या जलाते हैं भाई, कागज को जलाते हैं, ठीक है ना। तो कागज को जब हम जलाते हैं तो हमारे पास मिलता क्या है भाई, कुछ राख बच जाती है हमारे पास। क्या बच जाती है, कुछ राख बचती है, और इसके साथ क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, CO2 निकलता है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, देखिए कागज था पहले, क्या था ये, कागज, फिर उसमें से क्या निकला, राख, नई चीज निकल गई, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, नया चीज निकला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। जैसे बात करते हैं फलों का पकना, क्या होता है भाई, फलों का पकना। फल था पहले दूसरे कलर का था, ठीक है ना, हरा हरा था, पक गया तो इसका कलर लाल हो गया या फिर नीला हो गया। इसका स्वाद भी बदल जाता है, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, परिवर्तन हुआ, रंग बदल गया, स्वाद बदल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इतना समझ लीजिए, फिर आगे में आगे इसका एक एग्जाम्पल है, भी एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में, या किताब में, आपके किताब में क्वेश्चन है कि अगर मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती को हम जलाते हैं, इतना, एक मिनट लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, कि क्वेश्चन क्या है हमारा, यहीं पे देख ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि मोमबत्ती को जब हम गर्म करते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाने से कौन सा परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन होता है। तो भाई अब बताइए, मोम को जलाने से कौन सा परिवर्तन होता है। अपना अपना कमेंट अपने बॉक्स में करिएगा, मैं इसका उत्तर अभी लास्ट में दूंगा, ठीक है ना। अपना इस वीडियो देखते समय ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ।
चलिए भाई, हमने देख लिया कि भौतिक परिवर्तन और क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। मेरे हिसाब से बहुत सबको समझ में आ गया होगा। और जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि मोमबत्ती को जलाने पर हमें कौन सा परिवर्तन समझ में आता है, तो इसका आंसर आप वीडियो पॉज करके कमेंट करिएगा। उसके नहीं तो मैं क्लास के सबसे लास्ट में जब क्वेश्चन मैं पूरा चैप्टर खत्म करूँगा तो इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा भाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं भाई। तो तत्व पहले समझ लो कि तत्व आया कहाँ से। मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो पदार्थ होते हैं, अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ ना, तो शुद्ध में जो होते हैं तत्व और यौगिक, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो वही तत्व के बारे में बात कर लेंगे, तत्व है क्या चीज़ भाई, ठीक है ना। तो तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा किसी अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब तत्व अगर कोई है तो उसमें कोई भी की केमिकल रिएक्शन करने पर या रासायनिक अभिक्रिया और केमिकल प्रोसेस करने पर वो किसी अन्य पदार्थ में नहीं टूटता है, बदलता नहीं है। वो ये हमारा क्या है, तत्व है, ठीक है ना। और जैसे बात कर लें, इसके उदाहरण है हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे क्या हैं, तत्व हैं, ठीक है ना। जो तत्व की कुछ खास बात है, जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 110 से अधिक है, ठीक है ना। अभी तक हमारे पास 110 से ज़्यादा तत्व ज्ञात हो चुके हैं, लेकिन उसमें से केवल 92 ही तत्व ऐसे हैं जो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं। बाकी जो शेष बच रहे हैं वो सब की क्या है, मानव के द्वारा बनाए गए तत्व हैं, ठीक है ना। वो इतना लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं तत्व के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलो बच्चों, देखते हैं धातु के यहाँ पे तत्व के प्रकार देखते हैं हम, ठीक है। तत्व के प्रकार कितने होते हैं। तत्व के प्रकार आप किताब में है आपके, देख लीजिएगा। धातु, अधातु और उपधातु, 3 प्रकार के होते हैं हमारे तत्व। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है ना। तो इन तीनों के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ये हमारे धातु हैं कि अधातु हैं कि उपधातु हैं, ठीक है ना। इनमें कैसे पहचान करने का जो तरीका है, मैं वो इस तरीके की बात कर लेता हूँ, ठीक। तो धातुओं के सामान्य गुण क्या होते हैं कि ये चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं, ये चमकदार होती हैं, चमकती रहती हैं, ठीक है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। कहने का मतलब जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा और विद्युत इनके साथ इनमें प्रवेश करता है, ठीक है, इनका सुचालक होता है। क्या धातुएं तन्य होती हैं। कहने का मतलब धातु को तन्य का मतलब होता है उनमें प्रसार, वो फैल सकते हैं, थोड़ा बहुत तन्य शक्ति है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, धातुओं की आघात वर्ध। आघात वर्ध का मतलब है धातुओं को पीटा जा सकता है, धातुओं क्या किया जा सकता है, उन पर चोट मारकर उन्हें फैलाया जा सकता है। धातुएं ध्वनिपूर्ण होती हैं। धातुओं के ध्वनिपूर्ण का मतलब होता है कि धातुओं को जब हम पीटेंगे या उन पर आघात करेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें से आवाज़ निकलेंगे, एक दूसरे को टकराएंगे तो कहीं ना कहीं टकराओगे तो उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ निकलेगी, वही हमारे क्या हो जाएंगे, धातु हो जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात कर ली जाए तो कुछ हमारे धातु हैं, जैसे सोना, लोहा है, जैसे हमारे पास है सोना, चांदी, लोहा, एक सोडियम भी होता है, ठीक है ना, आदि, ठीक। ये हमारे क्या है, सब सोना, चांदी, लोहा, सोडियम सब क्या हमारे धातु हैं, क्या है हमारे धातु हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग पूछते भी हैं, गांव घर में लोग पूछ लेते हैं। क्या होता है भाई कि वह कौन सी धातु है, क्वेश्चन है कि वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है ना। कहने का मतलब वह कौन सी धातु है, केवल एक मात्र ऐसी धातु है, केवल एक ही मात्र ऐसी धातु है जो कमरे के इस तापमान पर कैसे रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। और वो धातु का नाम है भैया पारा। क्या नाम है उसका, पारा। वो धातु कौन सी है, पारा धातु है। पारा एक ऐसा धातु है जो हमारे कमरे के तापमान पर कैसे रहता है, वह द्रव अवस्था में रहता है, जमता नहीं है, ठोस अवस्था में बदलता नहीं है। ये हमारा पारा होता है ना, इसको अंग्रेजी में मरकरी कहते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर उपधातु के बारे में हम बात कर लें भाई, ठीक है। चलिए भाई बात करते हैं अधातु की, ठीक है ना। अधातु क्या होता है, सेम धातु का उल्टा धातु होता है।
जैसे हमारे धातु के बारे में हमने बात की थी, उसी का विपरीत हमारा क्या हो जाता है, अधातु हो जाता है। बहुत ईजी तरीके समझेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि वो उष्मा का और विद्युत का सुचालक होता था। उसमें अगर हम लाइट दौड़ाएं, करंट दौड़ाएं, अगर उसको छू ले तो वो करंट मार देता था, ठीक है ना। बात करेंगे जैसे कोई एक ठोस ले लेते हैं, स्टील ले लेते हैं, ठीक है ना। स्टूल हमारे घर में चलता है, जिससे हम खाना बनाते हैं, कलछुल कहते हैं गाँव में, ठीक है ना। उसको हम लेते हैं तो उसमें देखो हम जैसे उसको यूज करते 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 पूरा यहाँ तक गर्म हो जाता है ना। तो वो धातु है हमारी, क्योंकि उसका जो उष्मा है, मतलब उसका ताप है वो हमारे हाथों तक पहुँच जा रहा है। इसका मतलब वो क्या हो गया, ताप का कुचालक हो गया, सॉरी सुचालक हो जाता है। सुचालक का मतलब साथ चलने वाला, और कुचालक का मतलब साथ ना चलने वाला। जैसे होता है सुपुत्र एक होता है कुपुत्र होता है ना। तो सुपुत्र कहते हैं बहुत अच्छा वाला लड़का है, और कुपुत्र का मतलब हो गया खराब वाला लड़का, ठीक है ना। वैसे सुचालक का मतलब होता है साथ वाला, अच्छा वाला, जिसमें लाइट चली जाए या और वो गर्म हो जाए, और कुचालक का मतलब जो जल्दी से गर्म ना हो, जैसे लकड़ी का हत्था होता है बच्चा, ठीक है ना। वैसे होता है क्या हमारा वो कुचालक। तो ये ताप तथा विद्युत का कुचालक जो हमारे धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। और ये ज़्यादा चमकीली है, बिल्कुल चमकीली नहीं होती हैं, ठीक है ना। धातुएं आघातवर्ध, मतलब इनको पीटने से टूट जाएंगी, फैलेंगी नहीं। धातुएं ध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं, मतलब इसमें आवाज़ कुछ आवाज़ नहीं निकलता। ये तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और गैस में भी हो सकता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या है बच्चा, ये हमारे अधातु हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बताएं आपको, ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर क्या रहता है, वह द्रव अवस्था में रहता है, इसकी अवस्था चेंज ही नहीं होती। अभी मैंने बात की थी धातु की ना, धातु में पारा ऐसा होता है जो कमरे के तापमान क्या बन जाता है, वो द्रव ही रहता है। केवल एक ही ऐसा होता है क्या हमारा, जो कि कमरे के तापमान द्रव ही रहता है। और अधातु में भी ब्रोमीन ऐसा है, धातु में ब्रोमीन ऐसा है जो, लिख दे यहाँ पे, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो वो है हमारा आपका ब्रोमीन। कौन सा है भैया, ब्रोमीन, ठीक है ना। ये आपका धातु रहा, ठीक है। इतना नोट करिए तो उपधातु के बारे में कुछ बातें हो जाए फिर। चलो बच्चों, हमने पढ़ लिया कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है ना। बात कर ले उपधातु की, थोड़ा सा उपधातु को हम समझ लेते हैं। उपधातु क्या होता है, जो तत्व धातु एवं अधातु दोनों के गुण दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। मतलब धातु के भी गुण मिलते रहें, अधातु के भी गुण मिलते रहें, वही हमारे क्या हो जाएंगे, उपधातु हो जाएंगे, ठीक है। उपधातु में कुछ जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे क्या है, उपधातु में आते हैं, ठीक है ना। जैसे आर्सेनिक की बात कर ली जाए तो आर्सेनिक एक ऐसा उपधातु है, सिलिकॉन की कुछ परतों जैसे होती हैं, सिलिकॉन का कुछ परतें चिप वगैरह में यूज होती हैं, ये फ्लॉपी डिस्क होती है, उसमें सिलिकॉन की परतों का यूज किया जाता है। वैसे आर्सेनिक एक ऐसा उपधातु है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए करते हैं। किसका चिप, कौन सी चिप, कंप्यूटर की चिप जिससे बनती है वो आर्सेनिक तत्वों उपधातुओं से मिलकर, तत्व के प्रकार होते हैं, तत्वों से यानी उपधातु से मिलकर के ये हमारी कंप्यूटर की चिप का निर्माण होता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको। चलिए भाई, हमने अधातु पढ़ लिया, यानी तत्वों के प्रकार को पढ़ लिया। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, एक यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर, किस तौर पर भाई, रासायनिक मतलब था केमिकल के हिसाब से, केमिकल आपका जो होता है प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो कुछ चीज़ों को मिलाने से, रासायनिक परिवर्तन से, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से जो बदल जाए, वही हमारी रासायनिक तौर पे होता है। ऐसे नहीं कि ये भौतिक नहीं, रासायनिक तौर पे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं कि जैसे तत्वों की नियत का अनुपात में, और उनका अनुपात भी एक निश्चित होता है। ऐसा नहीं कि कुछ मिला दो कुछ मिला दो, ऐसा नहीं होता। एक निश्चित अनुपात में जो होता है वही हमारा क्या होता है, ये यौगिक होता है। उसके संयोग से जब बन जाएगा, जो भी मिलेगा हमको, वही हमारा क्या जाएगा, हमारा यौगिक हो जाएगा। जैसे पानी है, जल है, जल हमारा क्या है कि यौगिक है भाई। जल किससे मिलकर बना होता है भाई, आपको पता है ना। जल मैंने पढ़ा भी है कि जल किससे हमारा जो जल होता है वो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर बन जाता है, ठीक है भाई। जल का निर्माण इससे हो जाता है, ठीक। और जिससे बात कर लेते हैं हम, एक आध दो एग्जाम्पल बता दें। सोडियम क्लोराइड है हमारा, क्या, सोडियम क्लोराइड भी दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन से भाई, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। किससे, सोडियम और क्लोरीन को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका
सोडियम क्लोराइड बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन एक बात और है कि इनको जब ये इस तरीके से जो निकल के आएगा, याद रखना ये केवल रासायनिक परिवर्तन रासायनिक तौर पर ही होगा, ठीक है ना, ये फिजिकली तौर पर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है, ठीक है ना। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊँ। हाँ चलिए बच्चों, बात करते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर की। तो मैंने मिश्रण को भी बता दिया, यौगिक को भी बता दिया, तो कुछ सामान्य तौर पर इनके हम परिवर्तन समझ लेते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो भाई वास्तव में दो पदार्थों की मिलावट से क्या बन जाता है, मिश्रण। मैंने बताया था मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है, जैसे चीनी और पानी का घोल। मैंने बताया था कि जब शरबत बना देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा मिश्रण हो जाता है। बात कर लें यौगिक की, यौगिक तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण बनाते हैं। अभी जिसके जस्ट पहले मैंने बताया कि यौगिक क्या होते हैं, दो पदार्थ जब मिलते हैं तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दें। जैसे जल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन जाता है, तुम्हारा क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा, ठीक है ना। या किसी भी अनुपात में मिला होता है। भाई मिश्रण तो किसी भी अनुपात में मिला देते हैं। मैंने बताया था कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक चम्मच क्या डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, फिर और अधिक डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा, आपका मिश्रण तो तैयार हो जाएगा। लेकिन यौगिक के मतलब होता है, यौगिक का मतलब ये होता है कि जो भी हम मिलाएं उसका अनुपात क्या है, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। जो तो दो तत्व हम मिलाते हैं उनका अनुपात क्या होना चाहिए, निश्चित अनुपात में होना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसका, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण को भाई विधियों द्वारा, इसके देखिए जो घटक है ना, घटकों को कैसे अलग किया जाता है, इसका मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना समझा दे रहे हैं कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब पानी और चीनी को कैसे अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। बालू और पानी के मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं ना, तो हमारी भौतिक विधियाँ हो जाएंगी। लेकिन यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा नहीं बल्कि रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। इसमें हम कोई भौतिक विधि नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्लास 9 का चैप्टर 2 आपका समाप्त होता है। आपका जो चैप्टर 2 है ये आज खत्म होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि भौतिक घटक हमारी जो विधियाँ होती हैं, इनके बारे में एक स्पेशल प्रश्नों उत्तर का क्लास लेकर आऊँगा मैं आपके सामने स्पेशली, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये बहुत ही इसको जो जरूरी है इसको बताना, ठीक है, आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया गया हो गया। और इसका जो पहला वीडियो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी बच्चों, एक क्वेश्चन मैंने दिया था शुरू में कि मोमबत्ती को जलाने पर हमें कौन सा परिवर्तन समझ में आता है, ठीक है ना। तो उस परिवर्तन की बात कर ले, इससे बता दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान में नहीं था तो अभी समझ में आया तो मैंने सोचा बता दूँ। तो क्वेश्चन ये है आपका कि मोमबत्ती को जलाने से कौन सा परिवर्तन होता है। तो बच्चों मोमबत्ती को जलाने से दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। कहोगे सर ये भौतिक परिवर्तन कैसे हो गया और रासायनिक परिवर्तन कैसे हो गया, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में अवस्थाएं जो होती हैं वही रहती हैं। तो हमारा जो मोम होता है जब ये पिघलता है द्रव में आता है तब भी तो मोम ही रहता है। तो इस तरीके से हमारा ये भौतिक परिवर्तन ही हुआ। और बात कर लें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या निकलता है, हमको प्रकाश मिलता है, प्लस में हमको क्या मिल जाता है, ऊष्मा मिल जाती है, और प्लस में हमको क्या CO2 भी मिल जाता है। इसलिए कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, ठीक है ना।